गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 5, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। आज की क्लास में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कल के कंसेप्ट, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू कंसेप्ट। होप सो सबने होमवर्क कर लिया होगा। यस सर। कोई डाउट? यस सर है। अच्छा, चलो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं खुद ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद आप डाउट बता देना। ओके सर। अभी दिव्या नहीं आई है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा था लोन का। लोन के अंदर दो केस बताए थे। पहला केस ये था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और सेकंड केस ये था पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। दोनों केस में क्या डिफरेंस है, मेरी बात समझिए। यदि आप अकाउंट्स बनाओगे, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो जो फर्म होगी इस लोन को अपनी लायबिलिटी कहेगी, क्योंकि फर्म का ये ऑब्लिगेशन है, इसको कभी ना कभी इस लोन को रीपे करना होगा। मतलब कि यदि मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, आप सबको पता होगा इधर एसेट्स आता है, इधर लायबिलिटीज आती है। असेट्स में भी मैं शॉर्ट में बात करता हूँ, नॉन करेंट एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, मतलब कि जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ, या फिर जिसको हम 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं, उन सबको हम नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। और दूसरा होता है करेंट एसेट। करंट एसेट वो जिसको हम लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ यूज करते हैं। ये दोनों वैल्यू आ जाती है तो ये आपका टोटल असेट आ जाता है। सेम वैसे ही इधर मैं कैपिटल लिख देता हूँ, फिर आपका आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर आती है आपकी करंट लायबिलिटी। सेम इन तीनों को टोटल लगाते हैं, ये आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाती है, जो टोटल असेट के इक्वल होती है। मेरी बात समझिए। अब देखिए, यदि फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो अब ये देखिए क्या ये लोन का रीपेमेंट मोर देन 12 मंथ है या फिर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ है। मेरी बात समझिए। मेरी वॉइस ऑडिबल हो रही है सबको? यस यस सर। और वीडियो? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके। अब मेरी बात समझिए, यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के लिए ये लोन लायबिलिटी होगी, और फर्म अपनी बैलेंस शीट में इस लोन को लायबिलिटी साइड शो करेगी। यदि लोन का रीपेमेंट मोर देन 12 मंथ है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी आगे शो करेगी। यदि लेस देन 12 मंथ है तो वो करेंट लायबिलिटी आगे शो करेगी। इतना आपने क्लास 11th के अंदर पढ़कर आए हो। मेरा आज की जो मेन टॉपिक है आपका, वो लोन के बारे में थोड़ा और समझाना है। अल्टीमेटली फर्म क्या कह रही होगी, लोन मेरी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। मेरी बात समझिए। यदि
फर्म किसी भी पार्टनर से या किसी भी पर्सन से लोन लेती है तो फर्म के लिए वो लोन एक लायबिलिटी होती है जिसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, आइदर नॉन करेंट लायबिलिटी के हेड में या फिर करेंट लायबिलिटी के हेड में। अब कंडीशन देखिए, मोर देन 12 मंथ है या फिर लेस देन इक्वल टू 12 मंथ है। अब दूसरा सीन देखिए, हेलो, हाँ, दूसरा सीन देखिए, यदि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो इस केस में फर्म के लिए वो पार्टनर जिसको लोन दिया है वो असेट में आ रहा होगा। फिर बात समझिए, कहीं ना कहीं एंट्री जो मैंने आपको कल बताया था वो एंट्री आपने क्या करी थी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कि आपने पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर दिया, ये मानते हो कि आपको पार्टनर से वो पैसे मिलेंगे। मेरी बात समझिए, यदि फर्म लोन देता है तो फर्म के लिए वो लोन एक असेट होता है और उस असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। अब मेरी बात समझिए, यदि पार्टनर उस लोन का रीपेमेंट मोर देन 12 मंथ की बात कर रहा है तो फिर वो नॉन करेंट असेट हो गया, यदि विद इन 12 मंथ कर रहा है तो वो करेंट असेट हो गया। मेरी बात एक और बात समझिए, यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म के लिए वो लोन लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, और हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे आइदर नॉन करेंट और करेंट वो इसके टाइम पीरियड को देखकर करा जाएगा। इस बारे में आपकी बुक ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन ध्यान रखना यदि 12 मंथ से ज्यादा का रीपेमेंट है तो आप नॉन करेंट लायबिलिटी बोलोगे, अदरवाइज आप इसको करेंट लायबिलिटी बोलोगे। इतना समझ में आ गया होगा। एक बात तो ध्यान दीजिए, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड। मेरी बात समझिए, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में फर्म पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से लोन का इंटरेस्ट देगी। मेरी बात और एक और बात समझिए, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। अब इसमें सीन समझिए, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर पार्टनर फर्म को कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करेगा। मेरी बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका, यदि Yes, मेरी sir. वॉइस ऑडिबल हो रही है? Yes, sir. ओके, मेरी बात समझिए, यदि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर इस केस में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा जाएगा, लेकिन इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर फर्म को पे नहीं करेगा। ये कंसेप्ट याद रखना। बैलेंस शीट में जो प्रेजेंटेशन होगी, फर्स्ट केस में हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, और सेकंड केस में हमारा होगा असेट और असेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। और क्लासिफिकेशन हम ध्यान रखेंगे, नॉन करेंट है या करेंट है वो इनके टाइम पीरियड को देखकर करा जाएगा। इतना आप सबको क्लियर होगा? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर इस केस में कुछ भी पे नहीं करा जाएगा। मतलब बात समझिए, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को नहीं पे करेगा, लेकिन इस केस में फर्म को 6% पर एनम के हिसाब से पे करना होगा।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना। सेकंड केस के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय पार्टनर टू द फर्म। इसको ध्यान से आप लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी लिख लो, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, no interest on loan paid by partner to firm। तो केस नंबर 2 में लिखा जाएगा, सबने लिख लिया होगा। In the Yes, sir. absence of partnership deed, no interest on loan paid by partner to firm। सेकंड केस की बात हो रही है, फर्स्ट केस में मत लिख लेना गलती से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला इसके अंदर। और क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, मोर देन 12 मंथ और लेस देन इक्वल टू 12 मंथ। यदि किसी भी लाइबिलिटी हो या असेट हो विद इन 12 मंथ एडजस्ट हो रही है वो हमेशा करेंट रहती है, यदि मोर देन 12 मंथ वो हमेशा नॉन करेंट रहती है। और कैपिटल भी नॉन करेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन समझाने के लिए इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब इस केस के अंदर मतलब कि पार्टनरशिप के अंदर इधर पार्टनर्स कैपिटल लिखी जाएगी, मतलब कैसे, कैपिटल जो भी पार्टनर है ए बी सी उसके नाम से लिखी जाएगी। वैसे नॉन करेंट का क्लासिफिकेशन होगा, फिर करेंट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन होगा। फिर वैसे नॉन करेंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट जो भी हो वो लिखा जाएगा, फिर करेंट एसेट के अंदर जो भी इन्वेंट्रीज हो, स्टॉक हो, डेटर्स हो, बिल रिसीवेबल हो, सब चीज लिखी जाएगी, या कैश हो बैंक कुछ भी हो। मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का ये था। फिर हम थोड़ा आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई एक चीज ध्यान रखना, इस केस में लोन का बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन इस केस में लोन का बैलेंस डेबिट होगा। मैं अभी एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, उसके अंदर आपको लोन दिया होगा, उसमें लिखा होगा कि लोन का क्रेडिट बैलेंस है, और हमेशा आपकी जो अकाउंटिंग होगी वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। मेरी बात समझिए, आपको एक क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा लोन और उसके आगे क्रेडिट लिखा होगा, तो आप इस चीज को क्या समझोगे कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। यदि लोन के आगे डेबिट लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे कि फर्म ने पार्टनर को दिया है लोन। मेरी बात समझे, फर्स्ट केस के अंदर पार्टनर ने फर्म को दिया है, और सेकंड केस के अंदर पार्टनर ने फर्म से लिया है। क्रेडिट और डेबिट जरूर ध्यान रखना, एसेट और लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन है। बढ़ जाओ मैं आगे, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। एक टॉपिक में और समझा रहा हूँ, ये क्लास 11 का ही टॉपिक है, आपको याद होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे काम आएगा। अभी काम नहीं आया तो लेकिन आने वाले चैप्टर्स में जरूर काम आएगा ये, स्पेशली एनपीओ में। जैसे आपने क्लास 11 के अंदर कुछ 4 स्पेशल ट्रीटमेंट समझे थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड,